नमस्कार दोस्तों, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। पूरी दुनिया में इस वक्त तनाव ही तनाव चल रहा है। हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन जब दुनिया में इतना कुछ चल रहा है तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप कैसे बैठे रहें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दरअसल अमेरिका का सबसे एडवांस्ड युद्धपोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम USS गेराल्ड R. फोर्ड है, कैरेबियन सी में जाकर खड़ा हो गया है, जैसा कि आप तस्वीर में अभी देख सकते हैं। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ है और ये युद्धपोत क्या होता है और ये इतना खास क्यों है? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आना किस बात का संकेत है और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। तो सुनिए, युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर एक तरीके का चलता फिरता एयरबेस होता है समुंदर के ऊपर। ये इतना बड़ा होता है कि इस पर पूरा एयरपोर्ट और कई सारे फाइटर जेट्स आसानी से उतर और चढ़ सकते हैं। इस युद्धपोत का कैरेबियन सी में आना वेनेजुएला के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अब इसके काफी सारे रीजंस ऑफिशियली बताए जा रहे हैं। सबसे पहला रीजन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिद कर रही है कि ये एक काउंटर ड्रग ऑपरेशन है, यानी कि ड्रग स्मगलिंग को रोकना। ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। तो चलिए इस दबाव को समझने से पहले इस कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद को समझते हैं। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये तो कई सालों की दुश्मनी है जो आइडियोलॉजी और पैसों यानी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत को समझना बेहद जरूरी है, तभी आज की सिचुएशन समझ में आएगी। तो चलिए बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं और जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1999 में, जब एक फायर ब्रांड लीडर हुगो चावेज पावर में आए। इमेजिन करिए, चावेज ने आते ही पुरानी दोस्ती यारी को एकदम से पलट दिया। उनका मेन फोकस था बस अब अमेरिका का इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। उनका विजन था कि यूएस के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेटाबेस को लैटिन अमेरिका से हमेशा के लिए खत्म करना है। इस खुले चैलेंज ने ही आगे की सारी टेंशन्स की बुनियाद रखी थी। अब चावेज की आइडियोलॉजी क्या थी? उनका नाम था बोलिवेरियन रेवोल्यूशन और 21st सेंचुरी सोशलिज्म। सिंपल टर्म्स में बोले तो देश के नेचुरल रिसोर्सेज को पहले गरीब लोगों के लिए यूज करना, ना कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनीज के प्रॉफिट के लिए। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वेनेजुएलियन पब्लिक को लगने लगा था कि यूएस उनकी सोवरेनिटी में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता आया है और चावेज की इसी इंटरफेरेंस को रोकने की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बहुत से फैक्टर और रिसोर्सेज इस टेंशन की कारण बने। अब आते हैं मेन चीज पर, ऑयल। आपको तो पता ही होगा, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। सोचिए, जब तक चावेज नहीं थे यूएस कंपनीज का वहां पर पूरा कंट्रोल था। फिर चावेज आए और उन्होंने बोला नहीं, ये हमारा तेल है। उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री यानी कि PDVSA को नेशनलाइज यानी कि सरकारी कर दिया। इस मूव से यूएस कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को इतना बड़ा झटका लगा कि आप सोच नहीं सकते। इस एक्शन से ही यूएस वेनेजुएला के बीच इकोनॉमिक वॉर की फाउंडेशन पड़ गई थी, क्योंकि अमेरिका के लिए रिलायबल ऑयल सप्लाई पर अब कंट्रोल बिल्कुल खतरे में आ चुका था। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। 2002 का सियासी धमाका। चावेज के खिलाफ एक काउ अटेम्प्ट हुआ जो सिर्फ 48 घंटे चला। बड़ा सवाल यह है कि इसके पीछे हाथ किसका था? यूएस ने तो साफ मना कर दिया था, पर चावेज और उनके सपोर्टर्स का फर्म बिलीव था कि इसके पीछे यूएस एजेंसीज का हाथ था, जिसका मकसद उन्हें जबरदस्ती हटाना था। इस इंसिडेंट ने चावेज के एंटी यूएस सेंटिमेंट को और पक्का कर दिया। उनका विश्वास मजबूत हो गया कि यूएस इनके खिलाफ हमेशा कॉन्स्पिरेसी करता रहेगा। तो चावेज ने क्या किया? उन्होंने यूएस के ग्लोबल राइवल्स जैसे कि फिडेल कास्ट्रो, क्यूबा, ईरान और रशिया के साथ गहरी दोस्ती बना ली। उन्होंने अपने आप को एंटी इंपीरियलिस्ट ब्लॉक का लीडर प्रोजेक्ट किया। इसकी वजह से वेनेजुएला सिर्फ एक लैटिन अमेरिकन कंट्री नहीं रहा, बल्कि यूएस और उसके राइवल्स के बीच के प्रॉक्सी आइडियोलॉजिकल बैटलफील्ड का हिस्सा बन गया, जहां यूएस को अपने बैकयार्ड में मुंह की खानी पड़ रही थी। चलिए अब 2013 में आते हैं। चावेज की डेथ के बाद उनके सक्सेसर बने निकोलस मडूरो। पर प्रॉब्लम क्या थी?
उनकी शुरुआत ही दो बड़ी मुश्किलों के साथ हुई। पहला, उनके पास चावेज जैसा जोरदार करिश्मा और पॉपुलर सपोर्ट नहीं था। दूसरा, उस वक्त ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बुरी तरीके से क्रैश हो रहे थे। वेनेजुएला की इकोनॉमी जो ऑयल पर 95% डिपेंडेंट थी, वो हिल गई थी। मडूरो के लिए ये डबल ट्रबल बन गया था। जब ये सारी चीजें शुरू हुई, उसके बाद करप्शन और मिसमैनेजमेंट का असर दिखने लग गया था, क्योंकि ऑयल से पैसा आना बंद हो चुका था। वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन शुरू हो गई। इमेजिन दिस, प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़े कि लोगों की सेविंग्स पल भर में खत्म हो चुकी थी। लोगों को फूड और मेडिसिन जैसी बेसिक जरूरतें भी नहीं मिल पा रही थी। इस भयंकर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ने मैडुरो रिजाइम की लेजिटिमेसी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए और यूएस को ह्यूमन राइट्स के नाम पर ओपनली प्रेशर डालने का एक बड़ा मौका मिल गया था। नेक्स्ट बिग स्टेप 2018 में हुआ, जब मेडुरो ने दोबारा इलेक्शंस जीते। तो ऑपोजिशन और यूएस ने इसे टोटली रिग्ड यानी कि धांधली वाला बताया। उन्होंने कह दिया, ये तो अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप बन चुका है। इस इलेक्टोरल कंट्रोवर्सी ने यूएस की सैंक्शंस और आइसोलेशन पॉलिसी के लिए परफेक्ट डिप्लोमेटिक जस्टिफिकेशन तैयार कर दिया था, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में सैंक्शन रिजीम स्टैब्लिश करना आसान हो गया। और फिर आया सबसे बड़ा टर्न, जनवरी 2019। ऑपोजिशन लीडर जुआन गुआइडो ने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए खुद को इंटरिम प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। और गेस व्हाट, यूएस ने तुरंत यानी कि इमीडिएटली उन्हें रिकॉग्नाइज भी किया। इस मूव से वेनेजुएला में दो प्रेसिडेंट्स की सिचुएशन बन गई और यूएस ने ऑफिशियली मैडुरो को इलेजिटिमेट डिक्लेयर कर दिया। यूएस की तरफ से ये बिल्कुल सीधा चैलेंज था। इसके बाद यूएस की स्ट्रैटेजी जो थी ऑफिशियली क्लियर हो गई, वो थी मैक्सिमम प्रेशर। इसका मतलब डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और जबरदस्त इकोनॉमिक सैंक्शंस का यूज करके मैडुरो को हर हाल में पावर से हटाना और डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन लाना था। मैडुरो ने इसे यूएस ऑर्केस्ट्रेटेड काउप और सोवरेनिटी पर हमला बताया और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हार नहीं मानेंगे। लेकिन अब सवाल ये है, यूएस के इतने प्रेशर के बावजूद मैडुरो आज तक पावर में है, कैसे? इसका मेन रीजन जो है वो रशिया और चाइना का जबरदस्त सपोर्ट है। ये देश मैडुरो को फाइनेंशियल एड, मिलिट्री इक्विपमेंट और डिप्लोमेटिक हेल्प प्रोवाइड करते हैं, खास करके यूएन में, जिससे यूएस की ग्लोबल प्रेशर स्ट्रैटेजी बहुत हद तक फेल हो जाती है। ये कॉन्फ्लिक्ट अब एक जियोपॉलिटिकल खींचतान यानी कि टग ऑफ वॉर बन चुका है। अब देखते हैं यूएस ने असली में क्या किया। यूएस की मैक्सिमम प्रेशर का मेन हथियार था सैंक्शंस। ये सिर्फ एक लॉ नहीं थे दोस्तों, बल्कि कई तरीके के फाइनेंशियल और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे। उनका अल्टीमेट गोल था मैडुरो रिजीम की फंडिंग को पूरी तरीके से बंद कर देना, ताकि वो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस और पैट्रोनेज नेटवर्क को फंड ना कर सके और अंदर ही अंदर से कमजोर पड़ जाए। सबसे पहले टारगेटेड सैंक्शंस लगाए गए। इसमें मैडुरो, उनके फैमिली मेंबर्स और बड़े बड़े ऑफिशियल्स की यूएस बेस्ड एसेट्स फ्रीज कर दी गईं और उन पर ट्रैवल बैन्स भी लगाया गया, मेनली करप्शन और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के चार्जेस पर। दूसरा, फाइनेंशियल सैंक्शंस ने वेनेजुएला को ग्लोबल मनी मार्केट से पूरी तरीके से काट दिया। अब वो नए लोन्स नहीं ले सकते थे और पुराने डेब्ट को मैनेज करना इम्पॉसिबल हो चुका था। इससे वेनेजुएला की फाइनेंशियल हेल्थ की कमर बिल्कुल टूट गई थी। पर सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक मूव 2019 में आया, ऑयल सैंक्शंस ऑन पीडीवीए से, क्योंकि वेनेजुएला 95% रेवेन्यू ऑयल से कमाता है और यूएस उनका सबसे बड़ा कस्टमर था। तो इस बैन ने गवर्नमेंट रेवेन्यू को इंस्टेंटली क्रैश कर दिया। सोचिए, ऑयल बेचना और उसे रिफाइन करने के लिए जरूरी केमिकल्स खरीदना सब बंद हो गया। इसने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया और वेनेजुएला की ऑयल आउटपुट रिकॉर्ड लो पर चली गई थी। इस पर मैडुरो ने तो बिल्कुल जोर से बोला कि ये सैंक्शंस तो इकोनॉमिक टेररिज्म या इकोनॉमिक वॉर है।
उनका स्टैंड है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उनकी गलती से नहीं बल्कि यूएस के इन जालिम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आई है, क्योंकि इससे फूड और मेडिसिन इंपोर्ट्स भी इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन रिस्क के कारण कोई डील नहीं करना चाहता है। लेकिन यूएस का काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? देखिए, वो कहते हैं सैंक्शंस टारगेट द रिजीम नॉट द पीपल। यूएस का कहना है कि फूड और मेडिसिन तो हमेशा एग्जेम्प्ट रहे हैं, पर मैडुरो की करप्शन इतनी ज्यादा है कि एड चोरी हो जाती है या गलत जगह यूज हो जाती है। असल इशू रिजीम की मिस गवर्नेंस और मनी लॉन्ड्रिंग है, जिससे सैंक्शंस रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस ब्लेम गेम में बेचारा आम आदमी बुरी तरीके से पिस रहा है। अब जब मैक्सिमम प्रेशर फेल हो गया तो यूएस ने थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया, डिप्लोमेसी। पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला और ऑपोजिशन के बीच मेक्सिको और बारबाडोस अकॉर्ड्स के जरिए टॉक्स हुए हैं। यूएस ने इसके बदले में लिमिटेड ऑयल सैंक्शंस रिलीफ दिया, जिससे वेनेजुएला इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा ऑयल बेच सके। ये सैंक्शन रिलीफ एक तरीके का ल्योर था नेगोशिएशन के लिए। लेकिन यूएस इतना कुछ कर क्यों रहा है? यूएस आखिर चाहता क्या है? यूएस की डिमांड क्या है? देखिए, वो डील एकदम क्लियर रखते हैं। अगर मैडुरो फ्री एंड फेयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को गारंटी करते हैं, जिसमें सारे ऑपोजिशन कैंडिडेट्स बिना रोक टोक के हिस्सा ले सके, तो यूएस सारे सैंक्शंस हटाने पर एक बार विचार करेगा। इलेक्शंस को लेवरेज पॉइंट बनाया गया है, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट में जब चुनाव की गारंटीज फेल हुई तो यूएस ने सैंक्शंस वापस लगाना शुरू कर दिए, जिससे ये साफ दिखता है कि ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी बहुत ज्यादा है। और अब एक और नया पंगा शुरू हो गया है। गुनाया के साथ चल रहा बॉर्डर डिस्प्यूट ओवर इक्विसिबो रीजन। वेनेजुएला इस टेरिटरी पर अपना क्लेम दोबारा से जोर शोर से उठा रहा है और इसमें मिलिट्री एक्शन कर रहा है। डेफिनेटली इससे यूएस को रीजनल स्टेबिलिटी की चिंता हो गई है और इस मिलिट्री टेंशन के कारण यूएस ने कैरेबियन में नेवल प्रेजेंस बढ़ाया है ताकि मैडुरो को वार्न किया जा सके। ये टेंशन कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब देखिए दोस्तों, इस टेंशन में एक बहुत ही सीरियस एंगल जुड़ गया है और वो है ड्रग ट्रैफिकिंग का एंगल। यूएस ऑफिशियल्स का सीधा आरोप है कि मैडुरो और उनके कई बड़े मिलिट्री ऑफिशियल्स ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क्स में इन्वॉल्व हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने तो मैडुरो पर नार्को टेररिज्म के चार्जेस लगाकर बड़ा इनाम यानी कि बाउंटी भी रखा है और उन्हें लिटरली ड्रग डीलर डिक्लेयर कर दिया है। इससे यूएस को मिलिट्री एक्शन या नेवल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए एक और जस्टिफिकेशन मिल गया है। तो यूएस ने क्या किया? ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के नाम पर उन्होंने कैरेबियन और ईस्टर्न पैसिफिक में नेवल प्रेजेंस और ऑपरेशंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। अमेरिका ने वहां कई बार इलीजिट ड्रग कैरिंग बोट्स पर मिलिट्री स्ट्राइक्स भी किए हैं, जिसमें लोग मारे गए हैं। यूएस का कहना है कि ये सिक्योरिटी ऑपरेशन है, लेकिन मैडुरो इसे एक्ट ऑफ अग्रेशन और सोवरेनिटी पर हमला कहते हैं। एक तरफ इकोनॉमिक सैंक्शंस और दूसरी तरफ मिलिट्री प्रेशर, दोनों ड्रग ट्रैफिकिंग के नाम पर हो रहा है। तो अब इसका फ्यूचर क्या है? इस कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा खतरा है। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते ग्लोबल ऑयल सप्लाई में जो कमी आई है, उससे यूएस को वेनेजुएलन ऑयल की जरूरत फील हो रही है। तो अब यहाँ पर फ्यूचर क्या है? इस कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा खतरा है। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते ग्लोबल ऑयल सप्लाई में कमी आई है, उससे यूएस को वेनेजुएलन ऑयल की जरूरत फील हो रही है। ये इकोनॉमिक रियल पॉलिटिक यूएस सैंक्शंस को कम करने के लिए पुश कर सकती है, अगर मैडुरो मिनिमल डेमोक्रेटिक स्टेप्स लेने को तैयार हो। अब बॉटम लाइन यहाँ पे ये है कि पैसों की जरूरत दोनों देशों को है और यही उन्हें टेबल पर वापस भी ला सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आइडियोलॉजी, मनी यानी कि ऑयल और पावर की है। यूएस चाहता है कि डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन और रीजनल स्टेबिलिटी। मैडुरो चाहते हैं कि उन्हें उनके रिसोर्सेज के साथ शांति से अकेला छोड़ दिया जाए और इस पूरी खींचतान का सबसे ज्यादा असर जो है वो वेनेजुएलन लोगों पर पड़ रहा है।
जो मजबूरी में देश छोड़कर दुनिया भर में शरण ले रहे हैं। इस पूरे इशू पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण न्यूज।